हजारों सालों से इंसानों ने इस अर्थ में बहुत सारी लाइंस बनाई हैं जो इस अर्थ को कंट्रीज में डिवाइड करती हैं। इंसानों ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो अमेज़न के जंगल हो या फिर दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका। जो मैप्स हम आज देखते हैं वो नतीजे हैं काउंटलेस वॉर्स के। अपने इंडिया को ही ले लो, मौर्य डायनेस्टी से लेकर प्रेजेंट 2020 तक हमारे मैप काफ़ी बार बदले हैं। देखिए, अगर लैंड का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ये लाजमी है कि कोई ना कोई नेबर कंट्रीज से कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पावर शेयरिंग की बात करें तो किसी भी तरह की एडवांटेज बहुत ज़रूरी मानी जाती है। इस एडवांटेज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी भी वॉर के दौरान अपनी ट्रूप्स की प्रेजेंस उस एरिया पे एक टॉप एज का काम करती है। देखिए, ऐसे आसान नहीं होता कि कोई दूसरी कंट्री में सेपरेटिस्ट या इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टार्ट करवा देना। तो आज हम लैंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि कैसे कभी भाई कहलाने वाले दो देश आज एक दूसरे को अपनी टॉप एनिमी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुए। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसमें दोनों देशों की लड़ाई की शुरुआत कराने वाला क्राइमियन पेनिनसुला कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे। क्राइमिया वैसे तो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन 1783 में कैथरीन द ग्रेट के अंडर रशिया ने ऑटोमन एम्पायर को हराकर क्राइमिया को अपनी टेरिटरी बना ली। फिर कुछ समय बाद क्राइमियन वॉर शुरू हो जाता है। इसमें ऑटोमन, फ्रेंच और ब्रिटिश रशिया के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ये वॉर 1853 से 1856 तक चलता है। इसमें रशिया की बहुत बुरी हार होती है। 14 सितंबर 1917 में रशियन एम्पायर डिसॉल्व हो गया और रशियन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया था। इसी दौरान 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर बना। तो अब क्राइमिया ऑफिशियली यूएसएसआर का हिस्सा बन जाता है। यूएसएसआर के चेयरमैन थे जोसेफ स्टालिन, जिन्हें जाना जाता है सोवियत यूनियन को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री से इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सुपर पावर कंट्री बनाने के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देखिए, हर कोई इंसान सबके लिए ठीक नहीं होता और ये स्टालिन के ऊपर भी लागू था। जितने वो रशियन एथनिसिटी वाले लोगों के लिए अच्छे थे, उतने ही दूसरी एथनिसिटी वाले लोगों के लिए बुरे थे। उनके लिए वो तानाशाह की तरह बर्ताव करते थे, स्पेशली ततार मुस्लिम जो पूरे सेंट्रल एशिया में फैले हैं। 1932 से 1933 तक लगभग 1-2 साल के लिए स्टालिन ने आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट कराई। इसमें करीबन 7.5 मिलियन से 12.5 मिलियन लोगों की मौत हुई। अगर स्टैट्स की बात करें तो इसमें 4 मिलियन यूक्रेनियन, 2 मिलियन रशियन, 2 मिलियन कजाक्स मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टालिन ने फोर्स डिपोर्टेशन नाम की पॉलिसी बनाई, जिसमें जो बचे हुए ततार्स थे उन्हें भी यूक्रेन से फोर्सिबली सेंट्रल एशिया और साइबेरिया में डिपोर्ट कर दिया। स्टालिन ने उन पर यह भी आरोप लगाए कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज से मिले हुए हैं। ततार जो यूक्रेन की पॉपुलेशन में 35% कंट्रीब्यूट करते थे, वो अब बस 0.2% ही बचे हुए थे और अब यूक्रेन में रशियन एथनिसिटी वाले लोगों को सेटल करना शुरू कर दिया। इनमें मेजॉरिटी लोगों ने क्राइमियन पेनिनसुला में रहना चूज किया। तभी 1954 में रशियन एसएसआर ने क्राइमियन पेनिनसुला को यूक्रेन एसएसआर में ट्रांसफर कर दिया। С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР। 24 अगस्त 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन एक सेपरेट कंट्री बन जाती है, लेकिन टाइम के साथ रशिया का इन्फ्लुएंस अपनी फॉर्म में यूएसएसआर कंट्रीज से कम हो रहा था। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया जो एक टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में बफर जोन बनाती थी, ये कंट्रीज रशिया के हाथ से निकल चुकी थी और इन्होंने नेटो अलायंस ज्वाइन कर लिया था। रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस तब परेशान करने लगा जब 2004 में यूक्रेन की हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटेस्ट ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, जिसने यूक्रेन का पॉलिटिकल सिस्टम बदल के रख दिया था। Demonstrators clash with police, with hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. लाखों प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट निकलने पर विरोध करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टर्स के अकॉर्डिंग प्रो मॉस्को कैंडिडेट विक्टर यानुकोविच ने इलेक्शन में बैलेट स्टफिंग करके रिजल्ट में धांधली करी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सारे इलेक्शन फ्रॉड को इग्नोर कर दिया और विक्टर यानुकोविच को एज अ विनर डिक्लेयर कर दिया। तभी अपोजिशन प्रो वेस्ट कैंडिडेट विक्टर युशेंको ने इलेक्शन रिजल्ट के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करवा दिया। ये प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इससे पूरा देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ चुका था। कुछ दिनों के अंदर पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद रूलिंग गवर्नमेंट के कैंडिडेट जो अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, उन्हें डिसबैंड कर दिया और अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग कराने को कहा। लेकिन कुछ घंटों बाद यूक्रेन की पॉलिटिक्स में एक और नया मोड़ आया। Да мне
все равно. Doctors confirmed that opposition candidate Viktor Yushchenko was poisoned during the campaign. विक्टर युशेंको को जहर देने वाली बात चौंकाने वाली थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली उनकी जहर देने के बाद शक्ल हो गई थी। रातों रात उनकी शक्ल ऐसी बदली कि कोई उन्हें पहचान न सका। अब दिन था इलेक्शन रिजल्ट का, लेकिन इस बार वोटों की गिनती युशेंको की तरफ से ज़्यादा गिनी गई और युशेंको ने अपनी जीत का ऐलान अपने सपोर्टर्स के साथ राजधानी कीव से कर दिया। जीत के बाद युशेंको जितना हो सके यूक्रेन को वेस्ट के करीब ले गए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए। बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी थी कि यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने वाला था। पर अब साल था 2010, जो कि साल था इलेक्शन का। अब दोबारा से विक्टर युशेंको के सामने थे विक्टर यानुकोविच। दोनों कैंडिडेट्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया और अपने पार्टी के प्रमोशन में दोनों ने हजारों रैलीज और कैंपेन्स में हिस्सा लिया। एक तरफ एक को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिल रहा था तो एक तरफ एक को रशिया का। इलेक्शन का रिजल्ट तो आया, लेकिन इस बार युशेंको यानुकोविच के खिलाफ अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं बचा सके। युशेंको की यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के करीब लाने की सारी मेहनत को यानुकोविच ने पानी में मिला दिया। प्रेसिडेंट बनते ही 2010 में यानुकोविच ने रशिया के सेवास्तोपोल पोर्ट पर 2017 की खत्म होने वाली लीज को एक्सटेंड करके 2042 तक बढ़ा दिया। बात बिगड़नी तब शुरू हुई जब 2013 में यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन की प्री कंडीशन डील को रिजेक्ट करके रशिया के साथ मल्टी बिलियन डॉलर बेल आउट एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही हजारों लाखों यूक्रेनियन सिटीजन्स ने कैपिटल कीव में पीसफुली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट 2014 आते आते वायलेंट हो गए। यानुकोविच को अब ये डर सताने लगा कि कहीं बेकाबू प्रोटेस्टर्स उन्हें मार ना डालें, इसलिए वो रातों रात रशिया भाग गए। प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के देश छोड़ने के 48 आवर्स के अंदर ही यूक्रेन में इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप कर दी गई और 21 फरवरी को इंटरिम गवर्नमेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो देश को बेहतर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और जल्द से जल्द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाएंगे। यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन के साथ बातें बस स्टार्ट ही हुई थी तभी अनआइडेंटिफाइड मास गनमैन्स ने क्राइमियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग को सीज कर दिया और वहां पर प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर बैठा दिए। तभी पुतिन ने फायदा उठाया क्राइमियन लोगों की एथनिसिटी का। वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन एथनिसिटी से बिलोंग करती थी, जिन्हें वहाँ लेनिन ने बसाया था। पुतिन ने क्राइमियन पेनिनसुला में रशियन बैक मिलिशिया का यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए बढ़ चढ़कर फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगे। इससे क्राइमियन लोगों के अंदर रशिया के लिए नेशनलिज्म वाली भावना बन गई। 3 दिन के अंदर ही रशियन बैक सोल्जर्स ने क्राइमिया की हर जगह, चाहे वो मिलिट्री बेस हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। क्राइमियन प्राइम मिनिस्टर ने 16 मार्च 2014 को रेफरेंडम करवाने को कहा। इसमें टोटल 83% पॉपुलेशन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 96.7 वोटर्स रशिया को ज्वाइन करने के फेवर में थे। फाइनली 18 मार्च 2014 क्राइमिया रशिया को ज्वाइन कर लेता है। यूएसए, यूके, कनाडा, ज़्यादातर नेटो कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। जो पहले G8 ग्रुप था वो अब G7 ग्रुप बन गया था। इन सैंक्शन से रशियन इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। यूक्रेन बस संभल ही रहा था तभी प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने दोनेत्स्क और लुहांस्क में कब्जा कर इन दोनों को यूक्रेन से अलग कर इंडिपेंडेंट स्टेट कर दिया। यूक्रेनियन आर्मी ने इन मिलिशिया से अपना एरिया लेने की कोशिश करी, लेकिन इन मिलिशिया को रशिया सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए इन्हें हराना यूक्रेन के लिए नामुमकिन हो गया था। यूक्रेन और रशिया ने सीज फायर करने के लिए मिन्स्क सेकेंड एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन यह एग्रीमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। LPR और DPR सेपरेटिस्ट रेवली हर बार सीज फायर न होने की वजह बनते हैं। रशियन मिलिट्री ने फंड करती है और चाहते ही नहीं है कि यह कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्राइमियन पेनिनसुला रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। फर्स्ट रीजन है क्राइमिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्राइमिया पे कंट्रोल यानी पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल। रशिया की ब्लैक सी फ्लीट भी क्राइमिया के सेवास्तोपोल पर तैनात है। इससे रशिया को मेडिटेरियन रीजन और बाल्कन रीजन का भी कंट्रोल मिल जाता है, जिससे कि वो अपना इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया में बढ़ा सके। 2008 में रूसो जॉर्जियन वॉर में इस फ्लीट ने रशिया की जीत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। सेकंड रीजन है ब्लैक सी में बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑयल एंड गैस रिजर्व, और रशिया ने चाहते नहीं कि ये इसके हाथ से निकल जाए। थर्ड रीजन है हिस्टोरिकल टाइज। क्राइमिया हमेशा से ही रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा है। अगर निकिता क्रुश्चोव इसे यूक्रेन को नहीं देते तो ये आज भी रशिया का हिस्सा होता।
फोर्थ रीज़न है विंटर सीजन। रशिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर पोर्ट्स विंटर्स में जम जाते हैं, चाहे वो आर्कटिक ओशन का सेंट पीटर्सबर्ग हो या फिर पैसिफिक ओशन का व्लादिवोस्तोक पोर्ट हो। यहाँ पर सिवास्तोपोल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू काम आती है। जनरली ये रशिया का इकलौता मेजर पोर्ट है जो किसी भी सीजन में नहीं जमता। इससे रशिया अपनी मिलिट्री कहीं भी और कभी भी मूव कर सकता है। इन द एंड चले जानते हैं क्राइमिया के कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम के बाद वहाँ के हालात क्या हैं। ज़्यादातर लोग उम्मीद में हैं कि क्राइमिया के पहले की तरह गोल्डन डेज वापस आ जाएं, जब ये सोवियत्स की वैकेशन के लिए मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि क्राइमिया पहले से 5 गुना तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है। ये आप उनकी सिटीज़ को देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि एक तरह से यूक्रेन इन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। देखिए, सब कुछ किसी भी देश के साथ सिर्फ अच्छा नहीं होता, यही हो रहा है क्राइमिया के साथ। रेफरेंडम के बाद क्राइमिया ने सारे यूक्रेन के टूरिस्ट खो दिए हैं। टूरिज्म से बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर सप्लाई। क्राइमिया का बहुत बड़ा एरिया सूखते जा रहा है। 2014 से यूक्रेन ने नॉर्थ क्राइमियन कैनाल का पानी रोक रखा है, जो पहले क्राइमिया में 85% फ्रेश वाटर का सोर्स था। इसके अल्टरनेटिव के रूप में 2018 में क्राइमिया को मेनलैंड रशिया से जोड़ने के लिए कर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाया, जिससे इनकी थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरतें पूरी हुई हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने वादा किया कि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्राइमिया के साथ क्या होने वाला है। यूक्रेन अपने क्राइमिया के सदमे से उभर ही रहा था, तभी उसके साथ ये हुआ। Russian invasion of Ukraine. Tensions between Russia and the West are growing rapidly. President Biden considering deploying thousands of troops to Eastern Europe. Ukrainian troops are watching and waiting, saying they are preparing for a fight.